ठीक है, आज हम लोग क्या आज आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या फिर अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो पहला इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या होता है कि एक किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, मतलब जो जोग्राफिकल एरिया में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, है ना, वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर होता है, तो उस ज्योग्राफिकल एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं या अर्थव्यवस्था कहते हैं। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए सोसाइटी आर परफॉर्म्ड इन ए पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड इकोनॉमी। अर्थात जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितना प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होता है। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज का बात कर रहे हैं, तो एक इकोनॉमी जब हम शब्द का यूज करते हैं तो इकोनॉमी में हम एक ज्योग्राफिक एरिया का बात करते हैं। जैसे कि इंडिया हो गया, तो इंडिया के एक पार्टिकुलर ज्योग्राफी हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं बिहार का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश का, तो अगर हम स्टेट वाइज लेते हैं तो स्टेट का भी एक ज्योग्राफी होता है। डिस्ट्रिक्ट को अगर हम लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट का भी एक ज्योग्राफी होता है। अगर हम विलेज लेवल पे देखते हैं तो विलेज का भी एक अपना ज्योग्राफी होता है ना, भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं। तो अब इकोनॉमिक का सबसे पहला मतलब यहाँ पर क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया से है, कि ज्योग्राफिकल एरिया से, और उसमें जो परफॉर्म होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो उसका इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि विलेज इकोनॉमी होता है, डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी हो जाएगा, स्टेट इकोनॉमी हो जाएगा, या कंट्री इकोनॉमिक हो जाएगा, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गया। और अगर हम ज्योग्राफी को पूरा अगर हम वर्ल्ड के आधार पर अगर हम लेते हैं तो वो वर्ल्ड इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, तो इस इकोनॉमी में ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि अगर हम जो इनकम अर्निंग से रिलेटेड होता है, जैसे कि अगर हम कंजम्पशन को लेते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का दूसरा मतलब होता है कि वैसे ह्यूमन का वैसा एक्टिविटीज जो इनकम से रिलेटेड होता है, मतलब इनकम अर्निंग से रिलेटेड होता है ना। तो यहाँ पर हम बेसिकली उसी चीज को बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन भी एक हमारा एक्टिविटीज है कि कंज्यूमर अपने वांट्स को सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर अपना रिक्वायरमेंट के लिए किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करता है। और प्रोडक्शन में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ कंजम्पशन और प्रोडक्शन, ये दोनों एक दूसरे का इंटरलिंक होता है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन। क्योंकि कंजम्पशन का मतलब होता है सीधा डिमांड से, कि अगर डिमांड होगा तभी प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तभी डिमांड होगा। मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, कि अगर किसी भी वस्तु का, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट डिमांड अगर है, तो मार्केट डिमांड अगर है तो उसका प्रोडक्शन भी होगा, और प्रोडक्शन है तो उसका डिमांड भी होगा। ठीक है, डिमांड होगा। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। और देखिए, जब दोनों एक दूसरे से लिंक होता है, कंजम्पशन एक्टिविटीज है ना और प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो कंजम्पशन एक्टिविटीज रिलेट करता है कंज्यूमर से और प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिलेट करता है प्रोड्यूसर से। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, और नीड किसको होता है, कंज्यूमर का। तो अब गुड्स का ट्रांसफर कैसे होगा, गुड्स का ट्रांसफर, तो गुड्स का ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा कि एक मैकेनिज्म यहाँ पर क्रिएट करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। तो यहाँ पर एक्सचेंज भी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो कंजम्पशन भी जो है इनकम से रिलेटेड है, क्योंकि अगर कंज्यूम नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा।
ठीक है। और जब कंजम्पशन और प्रोडक्शन, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच अगर लेन देन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, तो यहाँ एक्सचेंज एक्टिविटीज हमारा अपने आप ऑलरेडी आ जाता है। कि अगर हम विलेज लेवल की भी बात करें तो विलेज लेवल में क्या है, अगर वाटर सिस्टम की भी बात करें तो हम एक सामान दे रहे हैं तो दूसरा सामान हम ले रहे हैं। या फिर अगर हम मनी के फॉर्म में, टर्म में अगर इसको हम देखना चाहते हैं, तो हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसका एक जो प्राइस होता है, वैल्यू होता है, प्राइस होता है, उसको हम पे करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को, सर्विसेज का वैल्यू को हम एज ए मनी के रूप में मेजर करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, ये तीनों चीज आ जाता है। या तो हम गुड्स का लेन देन करें, या फिर प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड करें, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। तो अगर हम लेबर को भी हायर करते हैं तो उसके लिए भी हमको वेज देना पड़ता है, और वेज का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है। और अगर हमको आगे उत्पादन, अगर हमको और बढ़ाना है, प्रोडक्शन को और बढ़ाना है, क्योंकि जब ग्रोइंग करता है, जब कंट्री बिजनेस जब एक्सपेंड करता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करता है। तो जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करता है या डिमांड इंक्रीज करेगा, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि अपना कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि हमको फैक्ट्री इंस्टॉल करना होगा, है ना। तो उसके लिए हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आ जाता है। अर्थात यहाँ पर हम देख लिए कि इन्वेस्टमेंट भी हमारा इकोनॉमी का पार्ट होता है। तो जो भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट, ये सारे एक ज्योग्राफिकल एरिया में परफॉर्म होते रहते हैं। तो वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में परफॉर्म होता है या किया जाता है वहाँ के सिटीजन के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, तो उसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, कोई भी फैक्ट्री अगर जिस रीजन में होता है, जैसे कि अगर टाटा अगर जमशेदपुर में है, ठीक है, या कोई भी है, तो वो अगर हम स्टेट लेवल का बात करते हैं तो वो एक्टिविटीज उस स्टेट इकोनॉमी में आएगा। अगर हम पूरा कंट्री में लेंगे तो कंट्री के अंदर जितना भी कंज्यूमर एक्टिविटीज हो रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रहा है, एक्सचेंज एक्टिविटीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हो रहा है, वो सारे हमारा किस में आ जाएगा, कंट्री, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ इकोनॉमी का मतलब समझ गए। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, कि अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था है जहां पर सारे आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित होता है किसी निर्धारित क्षेत्र में, है ना। ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअली सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही नहीं होता है, बल्कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब कि इकोनॉमी में जब ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं वो तो एक इनकम अर्निंग भी काम करते हैं और सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही होता है जो इनकम अर्निंग से रिलेटेड होता है, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी भी लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ बेसिकली कंसीडर करते हैं वैसे एक्टिविटीज से जो इनकम जनरेट करता है। लेकिन एक्चुअल में हमारा दोनों एक्टिविटीज ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी। ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हो रहा है कि कोई कंज्यूम कर रहा है, डिमांड कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन हो रहा है। तो वो सारे चीज जो मैकेनिज्म चलाता है, जो उस सिस्टम को रन करता है, या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कि वो कितना फ्रीली उस गुड्स एंड सर्विसेज को हैंडल किया जा रहा है या फिर ओपनली छोड़ दिया जा रहा है ना। तो वो जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है या रूलिंग सिस्टम होता है, उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। कि जो भी एक्टिविटीज है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो आप जितना पैसा, अगर जितना आपके पास पैसा है उसके हिसाब से आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। जो भी आपको अगर रिक्वायरमेंट है वो भी आप खरीद सकते हैं। तो अब किसी इकोनॉमी में क्या किसी को आपको कंट्रोल नहीं करता है तो आप फ्री हो गए।
लेकिन अगर आपको वहीं पे बोला जाता है कि आप ये वस्तु नहीं खरीद सकते हैं, इतना आप इसका इतना ही क्वांटिटी उत्पादन कर सकते हैं, तो ये क्या होता है कि रूल होता है। तो कोई भी इकोनॉमी जो होता है वो फ्री नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है। अब वो रेगुलेशन या कंट्रोल किस बेसिस पे होगा या कितना होगा, कंट्रोलिंग डिग्री ऑफ कंट्रोलिंग पावर कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि वो सिस्टम किस तरह से का बनाया हुआ है ना। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल होता है ना, तो कंट्रोल के आधार पे हम इकोनॉमिक सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा को बोलते हैं सोशलिस्ट, और तीसरा को बोलते हैं मिक्स। मतलब कि हिंदी में अगर हम बोले तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों अर्थव्यवस्था में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑपरेट अलग अलग तरीका से करते हैं। किसी में हम सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फ्री छोड़ देते हैं, किसी में कम फ्री होता है, और किसी में दोनों होता है कि कुछ एक्टिविटीज फ्री होता है और कुछ एक्टिविटीज जो होता है रेगुलेटेड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी का, है ना, ओनर कौन होता है, मालिक कौन होता है, तो मालिक होता है कौन, गवर्नमेंट। अगर हम डेमोक्रेसी का बात करें तो उस केस में जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो उस इकोनॉमी को रन करती है और उसको कंट्रोल करती है, सारे चीज़ को, जितना भी रूल एंड रेगुलेशन बनाना है कि कितना हमको प्रोडक्शन करना है, कितना कंजम्पशन करना है, कंजम्पशन को कितना रिस्ट्रिक्ट करना है, कौन सा कंजम्पशन गुड्स को अलाउ करना है और कितने मात्रा में करना है। जैसे किसी जो सोशल के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, उसको बैन करना है कि नहीं करना है, कौन समाज के लिए उपयोगी है उसको मतलब कि और ज़्यादा सप्लाई बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये सारे डिसीजन हमारा कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये कहीं पे होता है। ठीक है, कोई भी रीजन में होगा, कहीं पर भी होगा, लेकिन जब इसको एक पार्टिकुलर रीजन जोग्राफिकल एरिया में डिवाइड कर देते हैं तो ये उस एरिया का अर्थव्यवस्था हो जाता है। जैसे अगर हम रूरल का ले रहे हैं तो रूरल इकोनॉमी हो जाएगा, जिसमें सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं। अगर हम स्टेट ले रहे हैं तो स्टेट का हो गया, और कंट्री अगर हम ले रहे हैं तो कंट्री ले रहे हैं, और वर्ल्ड ले रहे हैं तो वर्ल्ड ले रहे हैं। ठीक है, अब इस जोग्राफिकल एरिया का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है उसको कंट्रोल हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, कि किस तरह से हो रहा है, कि उसको स्टेट रन कर रहा है कि इंडिविजुअल रन कर रहा है। स्टेट रन करने का मतलब कि सारे एक्टिविटीज पे सरकार का कंट्रोल है ना, कि आप कितना कंज्यूम कीजिएगा, आपके पास कितना प्रॉपर्टी होगा, कितना इनकम अर्न कीजिएगा, है ना, अब क्या बिजनेस चलाइएगा तो किस तरह से बिजनेस चलाइएगा, कितना बड़ा बिजनेस होगा, है ना। तो उस तरह से रेगुलेट यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम में होता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमी का नेचर कैसा है, कि कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, कि सोशलिस्ट है, या फिर मिक्स है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, और इस इकोनॉमी को चलाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जो ये डिसीजन लेता है। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं रूरल ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी का पूरा ऑनर जो होता है वो गवर्नमेंट होता है, और यही डिसीजन लेती है ना, किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब कि तीनों इकोनॉमी की विशेषता क्या है। तो अगर हम पहला कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म अगर बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था या वैसे इकोनॉमी जहाँ पे इंडिविजुअल का एक राइट होता है, मतलब इंडिविजुअल के पास वो राइट होता है कि अपना प्रॉपर्टी हो, अपना चीज हो, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना संपत्ति रखने का अधिकार होता है, कि
संपत्ति कमाने का या इनकम अर्निंग करने का अधिकार होता है ना, कि ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा धन है, ये मेरा फैक्ट्री है, ये सारा इंडिविजुअल का राइट होता है, वो लीगल राइट होता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का सरकार का रोल नहीं होता है। सरकार का बस इतना ही रोल होता है कि वो आपको कानूनी तौर पे, है ना, लीगली तौर पे आपको प्रॉपर्टी डिसाइड की। जैसे कि लैंड है, तो लैंड तो एग्रीमेंट सरकार के द्वारा होता है, उसके बाद आपसे कुछ चार्ज लिया जाता है, ठीक है, और फिर वो आपका हो जाता है। आप उसको जैसे चाहें वैसे आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ही यही होता है कि अगर मेरा घर है तो हम उसमें कैसे रहें, नहीं रहें, किसको रखें, किसको नहीं रखें, ये सारा जिम्मेवारी किसका होता है, जो डिसीजन लेता है वो हाउस होल्ड ओनर का होता है। तो यहाँ पर भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर किसी को, हर व्यक्ति को फुल फ्रीडम होता है ना, कि वो कितना इनकम अर्न कर सके, कितना वो संपत्ति जमा कर सके। ठीक है, इसमें सरकार का रोल होती है लेकिन मिनिमम रोल होती है। ठीक है, तो इसी के चलते हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं इसको मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, फिर प्राइवेट इकोनॉमी मतलब निजी अर्थव्यवस्था, या फिर इसको हम बोलते हैं एम्पायर ऑफ कंजम्पशन इकोनॉमी और लेसेस फेयर इकोनॉमी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डील कर देते हैं थोड़ा सा कि मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। मार्केट इकोनॉमी कहने का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिटर्मिनेशन जो होगा वो मार्केट में होगा, फ्री, है ना। तो मार्केट कहने का मतलब होता है कि उसके डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे होगा, कि जितना डिमांड होगा उतना ही सप्लाई होगा, और वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे उसका प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। यहाँ पे अदर फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर सरकार जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करती है। ठीक है, प्राइवेट इकोनॉमी कहने का मतलब क्या है कि हर कोई अपने अपना मोटिव के अनुसार काम कर रहा है, कि हमको अगर लग रहा है कि हमको पढ़ाने में ज़्यादा बेनिफिट है तो हम टीचिंग करते हैं, किसी को लग रहा है कि नहीं हमको सॉफ्टवेयर बनाने में ज़्यादा फायदा है तो वो सॉफ्टवेयर बना रहा है। ठीक है, तो अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पे जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आता है वो उस कार्य को करता है। ठीक है, ये डिसीजन लेने का अधिकार इंडिविजुअल के पास ही रहता है कि वो अगर बिजनेस नहीं चलाना चाहता है तो वो काम करना चाहता है। अब काम करेगा, कौन सा काम करेगा ये उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, एम्पायर ऑफ कंजम्पशन कहने का मतलब हो गया कि जिसके पास जितना भी पैसा है ना, तो जितना पैसा है, जितना इनकम है, उसके आधार पे वो कंज्यूम कर सकता है। अगर आपके पास जीरो मनी है तो आप कुछ नहीं खरीद सकते हैं, अगर आपके पास रिच है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि रिच पर्सन जो है वो ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है, जो पुअर है वो कम कर सकता है। तो यहाँ पर एम्पायर ऑफ उपभोग का सम्राट कहने का मतलब होता है कि आय के आधार पे आप जितना चाहे उतना कंज्यूम कर सकते हैं, जितना वेरियस ऑफ कमोडिटी को आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेसेस फेयर का मतलब होता है कि सरकार का कम से कम इंटरफेरेंस हो, किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, आर्थिक क्रिया में सरकार का कम से कम इंटरवेंशन होता है ना। कम से कम इंटरवेंशन करने का मतलब होता है कि उसको बस उतना ही इंटरफेरेंस करेगा जितना कि उसको इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को सिक्योर करने में होता है, क्योंकि कोई भी सरकार को देश चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये क्लासिकल मेथड है, एक्चुअली अभी डिफिनेशन पूरा चेंज हो चुका है, लेकिन जो एक्चुअल इसका कॉन्सेप्ट है वो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए कंफ्यूज यहाँ पर नहीं कीजिएगा, है ना। कि उसमें जब बात हुआ था तो उसमें क्या था कि जो सिक्योरिटी है कि फॉरेन इन्वेजर, कि विदेशी आक्रमणकर्ताओं से या फॉरेन इन्वेजर से बचाया जाए, या इंटरनली कोई इनसिक्योरिटी या कोई भी डिस्टरबेंस अगर क्रिएट होता है तो उसको मैनेज कर सके, है ना। तो उसके लिए जो भी आपको पुलिस प्रशासन, आर्मी, वेपन्स का जरूरत पड़ता है तो उतना ही पैसा वो क्या करेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के से, है ना, या तो वो टैक्स के रूप में उसको ले सकता है। मिनिमम इंटरफेरेंस करने का मतलब,
ठीक है, मैक्सिमम नहीं। तो लेसेस फेयर कहने का मतलब ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होता है, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल होता है लेकिन मिनिमम होता है, बस उसको अपना सा मतलब है, ये उसमें नहीं इंटरफेरेंस करता है कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना आपको कंज्यूम करना है और कितना आपको किस दाम पे आप बेच रहे हैं, वो उसको मतलब नहीं होता है। हर चीज़ वहाँ पे मार्केट डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई के कारण। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो एक्चुअली डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार, पहला तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉपर्टी राइट होता है। दूसरा कि प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है, या फिर कितना क्वांटिटी उत्पादन करना है या कितना क्वांटिटी डिमांड होगा, ये सारे चीज़ मार्केट पे डिपेंड करता है। कि अगर मार्केट में 100 यूनिट का डिमांड है तो प्रोड्यूसर भी 100 यूनिट ही उत्पादन करेगा, 100 से ज़्यादा नहीं करेगा। 100 से ज़्यादा अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस कम हो जाएगा, और प्राइस कम हो जाएगा तो प्रॉफिट शेयर भी कम हो जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं चाहता है, कोई भी फर्म जो है, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म फॉर प्रॉफिट मोटिव। यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, कि उसको पैसा कमाना है या फिर लाभ कमाना है। मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसके बाद पीपुल आर कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, कि जिसके पास जितना आय है उतना वो कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो इस आइडिया को जो अभी हम लोग देखें कि कैपिटलिज्म के अंदर क्या है कि फ्री इकोनॉमी है, हर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बाजार मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे डिटरमाइन हो रहा है, उसका वैल्यू क्या होगा, प्राइस क्या होगा, वो सारे चीज़ मार्केट पे डिटरमाइन कर रहा है। तो इस तरह का, और सरकार का भी जो रोल है वो मिनिमम है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट, मतलब कि कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो कौन दिया था, एडम स्मिथ, अपने पहला बुक जो था वेल्थ ऑफ नेशन। इसी चलते इसको बोला जाता है कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन्होंने बोला कि इकोनॉमी को, है ना, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फ्री छोड़ देना चाहिए, जिससे कि लोग अपने एबिलिटी के आधार पे या अपने क्षमता के आधार पे अपना कार्य चुन सके, है ना, और उस कार्य में निपुण हो, मतलब कि स्पेशलाइज्ड हो। या फिर उसी को यहाँ पर लेबर डिवीजन का बात करते हैं, कि जब अपने लोग अपने इंटरेस्ट के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप उसी सेक्टर को चुनते हैं या उसी काम को आप चुनते हैं जिसमें आपको रुचि होता है ना, जिसमें आप पढ़ाई किए हैं, जिसमें आप स्किल लिए हैं। तो उस केस में उसका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा, इस सिस्टम के अंदर इनविजिबल हैंड का बात करते हैं, मतलब कि हर चीज़ जो डिटरमाइन हो रहा है इनविजिबली हो रहा है, मतलब मार्केट के द्वारा, किसी का वहाँ पर कोई इंटरवेंशन नहीं है प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा। दूसरा कि जब हम फ्री छोड़ देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तो उसमें एक कंपटीशन एराइज होता है, कि अगर एक फर्म है तो मोनोपोली हो गया, दूसरा है, तीसरा है, सब फ्री है अपना अपना, जिसमें उसको प्रॉफिट नजर आ रहा है वो अपना कार्य कर रहा है। तो इस स्थिति में कि अगर मान के चलते हैं कि 3 फर्म है और तीनों फर्म एक ही गुड्स का उत्पादन कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि राइस का, तो अब ये तीनों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा। अगर एक कोई प्राइस अगर बढ़ा कर लेगा तो कंज्यूमर क्या होगा कि पहला फर्म से स्विच होकर दूसरा फर्म में चल जाएगा, दूसरा से तीसरा में, मतलब कि कंज्यूमर के पास यहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि अगर कोई भी अगर ज़्यादा ले रहा है तो कम के पास वो वापस स्विच कर जाएगा। तो जो प्राइस ज़्यादा लेना चाह रहा था तो वो उसको मजबूरी बस कम करना होगा। तो जब कंपटीशन एराइज होता है तो हर कोई, एक रेस होता है, फर्म के बीच एक रेस होता है, हर कोई चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करें और चीप एंड बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करें। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस भी होता है, नए नए टेक्नोलॉजी ईजाद होता है, और तकनीक भी देखा जाता है कि हम किस तरह से पॉलिसी बनाएं और कौन सा टेक्नोलॉजी लाएं, रिसर्च करें कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और
ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट को बनाए, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फर्म का एक रहता है मोनोपोली में कि अरे हम ही तो सब चीज़ है, तो उस केस में वो प्राइस ज़्यादा लेता है, क्वालिटी पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देता है और अपना डेवलपमेंट पे भी वो फोकस नहीं करता है। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सारे चीज़ देखने को मिलता है कि वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, कंजम्पशन को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, प्राइस मैकेनिज्म ऑटोमेटिक होता है, किसी के इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं होता है। सरकार बस अपने जो चलाने का जो कंट्री चलाने का के लिए जितना पैसा का जरूरत होता है बस उसी से उसको मतलब रहता है। मतलब एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द मार्केट, है ना, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये कंपटीशन, लेबर डिवीजन, इनविजिबल हैंड और कंपटीशन, ये तीनों चीज जो होता है वो किसी भी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ की ओर लेता है, उसको प्रोग्रेस करता है या प्रोस्पेरिटी की ओर लेता है। और जब प्रोस्पेरिटी बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, तो लोगों के जीवन स्तर में भी उछाल होता है या फिर बढ़ोतरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है सोशलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरा अपोजिट है आपका कैपिटलिज्म से, है ना, क्योंकि वहां पर जो कैरेक्टर कैपिटलिज्म का है उसका जस्ट उल्टा या इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक है सोशलिज्म का। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि नो प्रॉपर्टी राइट, नो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी राइट नहीं होता है, सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी का बात होता है ना। जिस जो भी रिसोर्सेस है उस पर पब्लिक का राइट होता है, वो कोई इंडिविजुअल उसमें क्लेम नहीं कर सकता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा पैसा है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नहीं होता। मतलब कि कैपिटलिज्म में आपको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट बोलता है, लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी राइट होता है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी मार्केट नहीं होता है। अब यहाँ पर जो इसका ऑनर होगा, मान के चलते हैं गवर्नमेंट, वो डिसाइड करेगा कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्राइस होना चाहिए और किस चीज का उत्पादन हमको करना चाहिए, है ना। तो ये सारा डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है, स्टेट अथॉरिटीज के पास होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सोशलिज्म को और डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे नॉन मार्केट इकोनॉमी, है ना, गैर बाजार अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी, है ना, और सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी कहने का मतलब कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पावर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाने का, जो स्टेट रन करने का जो पावर होता है, वो किसी एक अथॉरिटीज में के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अगर हम इंडिया का बात करें तो इंडिया हमारा क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है ना, विकेंद्रिक अर्थव्यवस्था है। क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल या ऑपरेट करने का जो पावर है वो अलग अलग है। मतलब कि एक तो सेंटर जो होता है वो सुप्रीम होता है, लेकिन कुछ पावर स्टेट को दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से अपना स्टेट को चलाइए, और कुछ जो होता है स्टेट भी वो लोकल गवर्नमेंट पे छोड़ देता है। मतलब कि डिसेंट्रलाइज में हमारा जो कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है वो 3 लेयर में होता है, सेंटर, स्टेट और लोकल। ठीक है, लोकल भी अपना डिसीजन कर लेगा तो स्टेट भी अपना ले सकता है और सेंटर भी लेता है। कुछ में हम मिक्स भी लेते हैं, जो आगे पब्लिक फाइनेंस में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन सेंट्रलाइज इकोनॉमी में क्या होता है, एक सेंटर है ना, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, तो वही डिसाइड करेगा कि एक विलेज के लिए क्या पॉलिसी होगा, और एक हमारा विलेज के लिए क्या होगा, स्टेट के लिए क्या होगा, किसी अर्बन एरिया के लिए क्या होगा, और रूरल एरिया के लिए क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना। तो पहला, देयर इज नो मार्केट मैकेनिज्म। देखिए, यहाँ पर भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम लोग प्योर सोशलिज्म का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी केवल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बाद में उसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में
प्योर सोशलिज्म या कैपिटलिज्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नो मार्केट मैकेनिज्म, तो इसका मतलब कि प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कि गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म फॉर सोशल वेलफेयर। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट जो होती है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर कहने का मतलब होता है कि समाज के कल्याण के लिए, है ना, कि वैसे ही प्रोडक्शन को या कंजम्पशन को प्रमोट करती है जिसमें जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हैवी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का, है ना, हैवी इंटरफेरेंस होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, कहने का मतलब हर चीज जो है डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नॉट द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का वहां पर रोल नहीं होता है कि जो भी प्रोडक्शन करना है, कंजम्पशन करना है, कितना प्राइस रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस चीज में हमको ज्यादा जोर देना है, किसको बढ़ाना है, वो सारा डिसीजन किसका लेता है, इंटरफेरेंस मतलब गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि कंजम्पशन भी आपका कंट्रोल में होता है। पीपुल आर कंज्यूम्ड गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डिसीजन, कि जो गवर्नमेंट डिसाइड की है, जैसे कि अगर वो कहती है कि आपको कार नहीं रखना है तो आप कार नहीं रख सकते हैं, है ना। अगर बोलती है कि सबको बाइक से ही जाना है तो आपको बाइक से ही जाना होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और इसके साथ साथ जुड़ा होता है कि एक जो स्टेट ऑन इकोनॉमी होता है उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट और दूसरा को बोलते हैं कम्युनिस्ट। ठीक है, तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में अंतर क्या है कि सोशलिस्ट में जो लेबर होता है वो फ्री होता है कि उसको क्या काम करना है और कितना वेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो लेबर यहाँ फ्री होता है कि वो डिसाइड कर सके हमको क्या काम करना है और क्या नहीं काम करना है। ठीक है, इसलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी एडवोकेटेड स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज एक्सक्लूडिंग लेबर। ठीक है, यहाँ पर लेबर पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो अपना मर्जी के हिसाब से काम चुन सकता है, अपना पढ़ सकता है, जो भी करना है कर सकता है। लेकिन कम्युनिस्ट इकोनॉमी में जो होता है वो क्या है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी एडवोकेट स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग इवन लेबर एंड एब्सोल्यूट पावर टू द स्टेट इन रनिंग द इकोनॉमी, कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वो हर चीज पे वो कंट्रोल करता है। लेबर भी, कि लेबर सरकार डिसाइड करेगी कि आपको मेडिकल में जाना है, मेडिकल में कितना जरूरत है, डॉक्टर के रूप में, टीचर के रूप में कितना जरूरत है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू द नीड्स गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है लेबर कि कौन सा लेबर कौन सा काम करेगा। मतलब यहाँ पर सरकार स्पेशलाइज्ड कर रही है, जबकि कैपिटलिज्म में जो स्पेशलाइजेशन जो हो रहा था, लेबर डिवीजन हो रहा था, वो इंडिविजुअल कर रहा था। ठीक है, अब देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी का फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी किसको कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को, है ना। ये कॉन्सेप्ट उन्हीं का था। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिक्स इकोनॉमी का। तो मिक्स इकोनॉमी जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरह का दोनों सिस्टम काम करती है, कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी। सोशलिस्ट दोनों काम कर रही है ना। कहने का मतलब कि कुछ एक्टिविटीज जो है वो फ्री एज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह काम करती है और कुछ सोशलिस्ट की तरह, मतलब कि स्टेट ऑन होती है, सरकार द्वारा संचालित होती है। जैसे कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बात करें तो उसमें क्या कहा जाता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हो रहा है
लेबर क्या डिसाइड कर रहा है कि हमको क्या काम करना है, वेज कैसे डिटर्मिनेशन होता है, ये सारे चीज हमारा परफॉर्म होता है किसमें, कैपिटलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक में आता है। और जो पुअर पीपुल है ना, जिसके पास और उतना पैसा नहीं है कि वो मार्केट से खरीद सके, है ना, जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होता है, जैसे कि राशन सिस्टम जो होता है हमारा, फिर एजुकेशन में ग्रांट होता है ना, हेल्थ फैसिलिटी होता है जो बीपीएल लोगों को दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ हमारा साइमल्टेनियसली दोनों सिस्टम काम करती है मिक्स इकोनॉमी में, कि वो सरकार भी ऑपरेट कर रही है और इंडिविजुअल भी ऑपरेट कर रहा है। तो इंडिविजुअल भी ये ऑपरेट करता है तो पूरा फ्रीली नहीं करता है, बल्कि मिनिमम इंटरफेरेंस उस पर सरकार का रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हमारा कब आया था, 1930 में, ग्रेट डिप्रेशन में। और कौन लाए थे, केन्स ने। ठीक है, क्योंकि उस समय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी फेल्योर हो चुका था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, और सोशलिस्ट भी। ठीक है, क्योंकि सोशलिस्ट में ब्यूरोक्रेट्स का प्रॉब्लम था, और कैपिटलिस्ट में जो प्रॉब्लम आ रहा था वो था कि हर चीज प्रॉफिट मोटिव से हो रहा था। तो जो पुअर सेक्शन है, या फिर जब इकोनॉमी की स्थिति खराब होने लगती है तो वहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता है, तो प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं वो वहाँ से साइड हो जाते हैं, तो इकोनॉमी और ही आपका डाउनफॉल या डिप्रेशन की ओर चला जाता है। तब वहाँ पर केन्स आते हैं और सजेस्ट करते हैं कि ना तो परफेक्ट कैपिटलिस्ट है और ना ही परफेक्ट सोशलिस्ट है, बल्कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर दोनों कोएड मतलब कि साइमल्टेनियसली वर्क करें। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस, की ओनरशिप की बात करें तो कैपिटलिज्म में आपका प्राइवेट ओनरशिप होता है, इसमें पब्लिक ओनरशिप होता है। यहाँ इनकम डिटरमाइन जो होता है वो मार्केट के आधार पर होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करती है, यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन डिमांड एंड सप्लाई से होती है, यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मतलब सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक्चुअली हांगकांग आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आता है, लेकिन चाइना में आता है, लेकिन चाइना का ये ऑटोनोमस पार्ट है ना, इसलिए कैपिटलिस्ट में आता है। बाकी बात मिक्स इकोनॉमी में आपका यूएसए, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारा आ जाते हैं। और कम्युनिस्ट में चाइना आता है ना, और सोशलिस्ट में सोवियत यूनियन, क्यूबा, आप देख सकते हैं एक बार। और देखिए, इसके अलावा भी हम इकोनॉमी को अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सेक्टर वाइज, है ना, कि कौन कृषिगत अर्थव्यवस्था है, कौन औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, और कौन सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था, मतलब कि एग्रीग्रियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी। तो एक्चुअली इस तरह का इकोनॉमी को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो सेक्टर के परफॉर्मेंस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के आधार पे करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल करना चाहिए कि एग्रियन इकोनॉमी कहते हैं तो इसमें प्राइमरी सेक्टर का प्राइम लीडिंग होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादातर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर का होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को भी क्रिएट करना चाहिए। कहने का मतलब है कि कम से कम 50% आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और वो सेक्टर 50% या मोर देन 50% लेबर एम्प्लॉय मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे पब्लिक के लिए। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग इसको एग्रीगेन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी करते हैं, जिसमें अगर प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका एग्रीकल्चर मतलब जीडीपी में, तो वो एग्रीगेन इकोनॉमी कहलाएगा, इसमें ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं रोजगार में। उसी तरह से अगर हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है वो उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका जीडीपी में है, और इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्विस इकोनॉमी अगर हम कहते हैं तो हमारा थर्ड सेक्टर का, है ना,
सेवा क्षेत्र का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में और उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। तो ये बेसिक क्राइटेरिया होता है आपका डिसीजन लेने के लिए, किसको हम इकोनॉमी कहेंगे और किसको सर्विस इकोनॉमी कहेंगे। और भी बहुत तरह से डिवाइड किया जाता है, जैसे डेवलपमेंट के आधार पे, पर कैपिटा के इनकम के आधार पे, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। तो यहाँ पर जब प्रैक्टिकल में जब हम लोग आते हैं इकोनॉमी के बारे में, तो प्रैक्टिकल में तो हमारा ना तो परफेक्ट कैपिटलिस्ट मिलेगा, ना ही सोशलिस्ट मिलेगा, ना ही कम्युनिस्ट मिलेगा, है ना, बल्कि इसमें केवल डिग्री ऑफ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म आपको मिलेगा ज़्यादा कम, इस तरह से मिलेगा। क्योंकि आज हर इकोनॉमी जो है वो ओपन इकोनॉमी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है, इन्वेस्टमेंट करो, एक मार्केट मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी वैसी इकोनॉमी नहीं है जहाँ पर मार्केट नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर ओपन इकोनॉमी है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाकर इन्वेस्ट कर सकती है, या वहाँ पर लोग जाके रह सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर प्योर आपको कैपिटलिज्म, सोशलिज्म नहीं मिलता है, बल्कि मिक्स कैटेगरी का इकोनॉमी आपको ज़्यादा मिलता है, बल्कि मिक्स कैटेगरी का इकोनॉमी आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।